एंड अगर जहाज लेडीज के अंदर नहीं पहुंचता है तो ओनर के लिए क्या प्रोविजन है, चार्टर के लिए क्या प्रोविजन है? ये नहीं किया ना, लेडीज बता रखा ना सिर्फ। ओके, सो लेडीज जो होते हैं, ये चार्टर पार्टी में एक प्रोविजन होता है कि द वेसल हैज टू अराइव लेट्स से बिटवीन 1st to 10th जून कर देता हूं, ये लेडीज हैं। सो लेडीज आर referred to as the period by which a chartered vessel must arrive at the first loading port, अगर 2-3 पोर्ट हैं, and be ready in all respects to receive the cargo. ये नहीं कि आप पहुंच गए लेकिन होल्ड्स आपके साफ नहीं है, राइट? सो इट इज अ पीरियड है, मतलब 1st से लेकर 10th तक जो चार्टर्ड वेसल है मस्ट अराइव एट द फर्स्ट लोडिंग पोर्ट एंड बी रेडी टू रिसीव द कार्गो. दैट मीन्स you can come either on the 1st, 2nd, 3rd, 4th up to 10th midnight. ठीक है, 10th midnight तक आप आ सकते हैं. ये लेडीज है. 10th midnight, 10th midnight, ये क्या हो गया? ये ले कैन हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना ले कैन. ले कैन क्या है? ले कैन है 10th, ले डेज है 1st to 10th. मतलब ले डेज जो है 1st to 10th, उसकी जो कैंसलिंग डेट है वो 10th मिडनाइट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ले कैन. नाउ अब अगर शिप ओनर को पता चलता है कि मेरा जहाज 10th जून तक नहीं पहुंच सकता है, राइट, ही कैन नॉट अराइव बाय 10th जून, तो अगर नहीं पहुंचा जहाज 10th जून तक, मोस्ट चार्टर पार्टीज गिव द चार्टर्स एन एब्सोल्यूट राइट टू कैंसिल द चार्टर पार्टी. 10 जून तक अगर नहीं पहुंचा जहाज तो चार्टर पार्टी को, चार्टर को एब्सोल्यूट राइट मिलता है टू कैंसिल इट. ठीक है, वो रखना चाहे रख भी सकता है, लेकिन उसका राइट है, उसका डिसीजन है. नाउ जैसे ही शिप ओनर को पता चलता है कि मेरा जहाज 10 तारीख तक नहीं पहुंच पाएगा, he must immediately, without delay, inform the charterer of the new date of readiness. मतलब 10 तारीख, भाई मैं 10 तारीख तक नहीं आ पाऊंगा, मैं 15 तक पहुंचूंगा. ठीक है, जैसे ही शिप ओनर को पता चलता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, he must immediately, without delay, inform the charterer of the new date of readiness, that is 15 June, and asking the charterer को पूछेगा वो, does he agree to the new date 15 जून, या he is going to exercise his option to cancel the charter party. ठीक है, तो वो पूछेगा वो चार्टर से कि भाई ये है 15 तारीख, आपको मंजूर है, या चार्टर पार्टी कैंसिल करने का ऑप्शन चार्टर के पास है, और वेदर ही इज गोइंग टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू कैंसिल इट. अब चार्टर ने 48 रनिंग आवर्स, नॉट 24 घंटा, 48 रनिंग आवर्स के अंदर उसने रिप्लाई करना है. आफ्टर रिसीविंग दिस मैसेज फ्रॉम द ओनर, within 48 hours, running hours, he must reply back to the ship owner कि वो कैंसिल करेगा या एक्सेप्ट करता है. अगर वो चुप बैठेगा, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं भेजा, it will be assumed he has accepted the new date of readiness. या उसको रिप्लाई कर देगा, ओके, आई एग्री टू द न्यू डेट ऑफ रेडीनेस, या आई कैंसिल द चार्टर पार्टी. ठीक है, अब अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया 15 जून को, then the 7th day after the new date of readiness, मतलब 22nd जून,
ये 7th डे है आफ्टर द न्यू डेट ऑफ रेडीनेस. दिस विल बिकम द न्यू ले कैन. ये नई कैंसलिंग डेट बन जाएगी. ठीक है सर. अब चार्टर पार्टी, जैसे मैंने आपसे कहा, जेनकॉन है, नाइफ है, वो प्रिंटेड फॉर्मेट है. वहाँ पे प्रिंट में लिखा रहा है कि 7th डे न्यू डेट ऑफ रेडीनेस हो जाएगी. उस 7th डे को काट करके 10th डे भी किया जा सकता है, उसको 5 भी किया जा सकता है. राइट, प्रिंटेड फॉर्मेट में 7th लिखा है. सो ये आपका ले डेज है. 10th मिडनाइट आपकी ले कैन है. और ये जो मैंने आपको बताया, ये कैंसलेशन क्लॉज है. कैंसलेशन क्लॉज. वो कैंसलेशन क्लॉज क्या कहता है वो मैंने आपको बता दिया कि 10 जून तक अगर नहीं पहुंचेगा, जैसे ही शिप ओनर को पता चलता है उसने चार्टर को बताना है विद इन एज सून एज पॉसिबल कि भाई 15 जून को पहुंचूंगा, एंड टेल मी whether you accept the charter party new date of readiness या you want to cancel it. चार्टर ने 48 रनिंग आवर्स के अंदर बताना है हाँ या ना. अगर वो चुप रहेगा, it will be assumed he has accepted. और एक बार एक्सेप्ट कर लिया उसने न्यू डेट ऑफ रेडीनेस, then the 7th day after the new date of readiness will become the new cancelling date. ये आपका नया लेकन है. और ये ऑप्शन सिर्फ एक बार मिलता है. ठीक है, दोबारा नहीं कह सकता ओनर कि भाई मैं अब 22 तारीख तक नहीं पहुंच सकता हूँ. दिस ऑप्शन ओनली वंस. सो ये कैंसलेशन क्लॉज है चार्टर पार्टी में. ठीक है, चाहे वॉइस चार्टर हो चाहे टाइम चार्टर हो. टाइम चार्टर में थोड़ा सा फर्क रहता है कि आप लोग अगर कंटेनर शिप्स में रहे होंगे और आपने देखा होगा तो कहते हैं कि गिव अस 15 days नोटिस ऑफ अराइवल, then 10 days notice of arrival, 7, 5, 3, 2, 1 days notice of arrival. वहाँ सिर्फ टाइमिंग बदलते रहती है. ठीक है, ले डेज वही है, लेकिन पहुँचने के 15 दिन पहले हमें बता दीजिए, फिर 10 दिन, 7, 5, 3, 2, 4, 1 जो भी है ऐसे बताते रहिए. वॉइस चार्टर में क्या होता है, ओके ले डेज 7 to 10th है या 1st to 10th है. आप जब पहुँच जाओ दो बता दो उनको दैट वेसल हैज अराइव्ड, NOR टेंडर्ड. ओके, वो 10, 15, 5, 3, 2 ये देने की जरूरत नहीं है अनलेस चार्टर पार्टी में लिखा है तो तब. अदरवाइज ले डेज है 1st to 10th. जब पहुंच जाओगे इस तारीख के अंदर मुझे इन्फॉर्म कर दो. ओके, सो दिस इज द कैंसलेशन क्लॉज ऑफ किसी भी उसका टाइम चार्टर पार्टी है वॉइस का. ओके, सो ये एक क्वेश्चन था. नोट ऑफ प्रोटेस्ट मैंने आपके साथ कर लिया है. और अब जरा वो देख लेते हैं जो हम कल देख रहे थे. एक क्वेश्चन और आता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है. व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट एंड क्या कहते हैं उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज. हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज. सर ये क्वेश्चंस भेजे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने ही भेजे थे MMT में, DG में, और ये फिर ASM में भी आ रहे हैं, ये रिटन्स में, ओरल्स में भी आ रहा है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया. एनीवे, ओरल्स के तो बात की बात है. ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस चार्टर पार्टी विथ यू अगेन, PPT.
कल को हम फैल कन्वेंशन करेंगे और फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कल और परसों। एक मिनट जरा मैं देख लूँ। टुडे इज वेडनेसडे, 2 क्लासेस है मेरे आपके साथ, और आज कर लेंगे फैल कन्वेंशन, दोपहर में कर लेंगे, और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ये कल कर लेंगे। फरवरी वाले कोई क्वेश्चंस पूछने हैं अपने लॉ को लेके? सर जितना किया था उतना तो ठीक था सर। जितना किया था उतना ठीक है सर, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, 1 मिनट एंड शो। मैंने एक मिनट, ओपन फाइल लोकेशन फेज 2। ओके, मैं आपके साथ कुछ और शेयर कर रहा हूँ अभी, इसको बंद करके। आशीष सिंह, हाँ यार अपना वो वीडियो बंद रखो। और ओके, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ एक स्क्रीन। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। ये नोट्स हैं, ये जो आपको जो नोट्स मिले वो ऐसे ही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफेटमेंट, बिल ऑफ लीडिंग, चार्टर पार्टी। बिल ऑफ लीडिंग में क्या रिलेशन है? सेसर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेसर क्लॉज शॉर्ट नोट्स में आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, इम्प्लाइड वारंटीज, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम है। बिल ऑफ लीडिंग के कंटेंट्स, साइनिंग द बिल ऑफ लीडिंग, रिफ्यूजल टू साइन, एंडोर्समेंट्स कैसे करते हैं बिल ऑफ लीडिंग को, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, देन लेटर ऑफ इंडेमनिटी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स 2 बंदे इकट्ठे आ रहे हैं, 2 बंदे अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं कार्गो लेने, दोनों के पास वो है। ETA मैंने कर दिया होगा। फिर डिविएशन क्या होता है? डिविएशन की डेफिनेशन क्या है? डिविएशन के क्या कहते हैं, क्लॉज क्या होते हैं? वॉयज चार्टर पार्टी में, टाइम चार्टर पार्टी में। ठीक है, ये आपके आते हैं। डिविएशन, किसको डिविएशन कहते हैं? कौन सा डिविएशन लॉफुल होता है, कौन सा अनलॉफुल होता है? चार्टर पार्टी में आप जैसे आपकी जो वॉयज चार्टर पार्टी है उसमें डिविएशन क्लॉज है, उसमें नॉर्मली लिखा रहता है द वेसल हैज़ लिबर्टी टू प्रोसीड टू एनी पोर्ट्स और एनी पोर्ट्स in any order for any purpose, to sail without pilots, to tow and assist other vessels in all situations, and to deviate for the purpose of saving life and property. ठीक है, बॉय चार्टर पार्टी का। वैसे ही एक मिनट मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ, ये नोट्स खोल रहा हूँ, बताना मुझे नोट्स दिख रहे हैं आपको? डिविएशन के नोट्स दिख रहे हैं? सर अभी ओपन नहीं हुआ है सर। मैंने उसी में डबल क्लिक किया है, आपको दिखाई दे रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। सो ये डिविएशन है। तो डिविएशन ये जो यहाँ पे दिखा रखा है, लेट मी सी, अगर मैं पेन 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 ड्राइंग, ओके, ये है, ये डिविएशन है, डिविएशन की डेफिनेशन। तो ये सब डेफिनेशन में आ जाते हैं डिविएशन का। डिविएशन किसको बोला जाता है? ठीक है,
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर जस्टिफाइड रीजन नहीं है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर ये है लॉफुल और अनलॉफुल डिविएशन, कब डिविएशन को लॉफुल माना जाएगा, कब उसको अनलॉफुल माना जाएगा। फिर डिविएशन क्लॉज क्या है चार्टर पार्टी में, वॉयज चार्टर पार्टी में क्या है, द वेसल हैज लिबर्टी टू कॉल एट एनी पोर्ट्स और पोर्ट्स इन एनी ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया था अभी, टू सेल विदाउट पायलट्स, to tow, assist other vessel on all situation and to deviate for the purpose of saving life and property। ये किस में है, वॉयज चार्टर पार्टी में। वॉयज चार्टर पार्टी में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, जेनकॉन यूज करते हैं। टाइम चार्टर पार्टी में हम लोग नाइप यूज करते हैं। वहां पे क्या है, टू सेल लिबर्टी, टू सेल विथ और विदाउट पायलट्स, टू टो और बी टोड, टू असिस्ट वेसल इन सिचुएशन एंड डिविएट फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ। ये टाइम चार्टर पार्टी का है। वैसे आपका पीएनआई बंकरिंग क्लॉज है। पीएनआई बंकरिंग क्लॉज का मतलब है कि जैसे ये समझो ये सऊदी अरेबिया है और ये ऐसे आप ये अफ्रीका है, आप ऐसे आ रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पे ये समझो कोई सलाला है, कोई पोर्ट है, यू आर कमिंग लाइक दिस एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेड सी। यहाँ पे एक पोर्ट है जो क्या कहते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, यहाँ बंक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ शिप्स कॉल करती हैं बंकरिंग के लिए। सो ये जो पीएनआई बंकरिंग क्लॉज है, पीएनआई मीन्स प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी का, दिस क्लॉज अलाउज द वेसल टू डिविएट टू दिस पोर्ट। आप इस पोर्ट के लिए डिविएट कर जाओ, बंकर रिसीव करो और वापस आ जाओ। और इस दौरान अगर कुछ होता है, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, ग्राउंडिंग, कोलिशन या कुछ भी होगा, तो पीएनआई विल कवर यू, नहीं तो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस जो है वो चलेगा। राइट, इंश्योरेंस कहां से करा रखा है, फ्रॉम द लोड पोर्ट टू द डिस्चार्ज पोर्ट। लेकिन ये बीच में आपने डिविएशन कर दिया, क्यों कर दिया, बिकॉज दिस इज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, यहाँ बंकरिंग पोर्ट है, यहाँ बंकर्स की कॉस्ट सस्ती है, तो आपने परमिशन ले लिया पीएनआई से। सो दिस क्लॉज जो पीएनआई बंकरिंग क्लॉज है gives liberty to a ship to deviate for taking bunkers। मतलब oil producing nation है, at ports near oil producing nations where bunker prices are considerably lower, वहां जाके अपने टैंक्स को टॉप अप कर लो। और एक चीज का और ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे डिविएशन बोल रहा हूँ, डिविएशन क्लॉज, डिविएशन, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। द वेसल हैज लिबर्टी, द वेसल हैज लिबर्टी, पीएनआई बंकरिंग क्लॉज गिव्स लिबर्टी। तो ये जो डिविएशन क्लॉज है, इसको लिबर्टी क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है यार, तो ये वाले नोट्स हैं आपके पास, होने चाहिए। नहीं सर, ये वाले नहीं है सर, ये वाले नहीं है सर के अपने नोट्स हैं, सर ने दिए थे। ओके, तो सर के ये नोट्स पर कवर्ड है सब। चलो एनीवे, मैं इसको बंद कर रहा हूं। और वापस पेंट में आ रहे हैं, सॉरी वापस चार्टर पार्टी में जाता हूँ। चार्टर पार्टी ये है, ओके। तो काफी तो कर लिया था हमने। स्पीड, फ्यूल कंजप्शन कर लिया था, टाइम रिक्वायरमेंट, लॉफुल कार्गो, डेंजरस कार्गो अलाउड है प्रोवाइडेड डेंजरस कार्गो इज कैरिड in accordance with the requirements of the competent authorities of the port of loading, competent authorities of the port of discharge, and competent authorities
of the waters through which the vessel must pass and competent authorities of your flag state. डेंजरस कार्गो आप लोड कर सकते हो कब? जब आपका फ्लैग स्टेट आपको अलाउ कर रहा है. दैट मीन्स आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर द कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स जहाज पे है, तब आप लोड कर सकते हो. कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द पोर्ट ऑफ लोडिंग, जिस पोर्ट से लोडिंग हो रही है वहां की अथॉरिटीज अलाउ कर रही है कि आप वो डेंजरस कार्गो लोड कर सकते हो. कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं यू कैन नॉट लोड, फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव्स मिलिट्री कार्गो में आ जाता है, वो कुछ स्पेशल पोर्ट से किया जाता है. सो अगर वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे अलाउ यू टू लोड, देन इफ इट कैन बी डिस्चार्ज्ड एज पर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कि जहाँ आप डिस्चार्ज कर रहे हो वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो आपको अलाउ करते हैं डिस्चार्ज करने के लिए. And the competent authorities through the waters of the waters through which the vessel must pass. आप स्विस कनाल से जा रहे हो, you are passing through Egyptian waters, so they must also allow you. वहाँ की जो competent authorities है स्विस कनाल की, they will say yeah you can take this cargo, dangerous goods. Yeah, you cannot take it. ठीक है. कार्गो लाइबिलिटी लास्ट शिप पे एक यूएस कार्गो था, मिलिट्री कार्गो हम लोग के वेसल पे. हाँ. तो we were scheduled to discharge जैसे हम परमिशन, एजेंट ने परमिशन तो हम बर्थिंग ही नहीं करने दी गई. 3 दिन तक for 3 days we were drifting and waiting for the permission. आपका थोड़ा ब्रेक हो गया था, आप फिर से रिपीट करेंगे? Sir, last vessel we had this US military cargo. It was some kind of ammunition, I think bullets or something. Okay. So the container was planned to discharge in Algeciras, Spain, but due to some issues with agent didn't get permission, didn't apply for permission in advance, and we were delayed by 3 days. We were drifting outside Gibraltar Bay for 3 days waiting for the permission for berthing because of one container. हाँ, होता है क्योंकि like I said, this is military cargo. वो उसकी लोडिंग भी मिलिट्री कार्गो जब होता है ना तो मिलिट्री वाले प्रेजेंट रहेंगे, खासकर व्हेन यू आर लोडिंग एक्सप्लोसिव्स. कोई ना कोई मिलिट्री का आदमी वहाँ पर उसको सुपरवाइज करेगा लोडिंग को, कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, और वहाँ पर सेफ है, सिक्योरिटी है, तो सब मिलिट्री पीपल विल बी देयर. एंड वैसे ही क्योंकि मिलिट्री कार्गो है, लॉफुली तो आपने लोड कर दिया, उसको लॉफुली डिस्चार्ज भी करना है, तभी वो क्या बनेगा, लॉफुल कार्गो. क्योंकि देखिए वॉयज चार्टर में तो शिप ओनर को पता है क्या कार्गो लोड कर रहे हैं, क्या कार्गो कहाँ ले जा रहे हैं, किस पोर्ट पे लोड कर रहे हैं. टाइम चार्टर में नहीं मालूम होता है शिप ओनर को कि जो चार्टर कार्गो लोड करेगा वो क्या है, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया है कार्गो एक्सक्लूजन्स में, दैट कौन सा कार्गो एक्सक्लूडेड है वो इसमें डाल दिया था. डेंजरस गुड्स के लिए भी डाल रखा है कि डेंजरस गुड्स नहीं ले जा सकते हो आप अनलेस इट इज परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ योर फ्लैग स्टेट, द पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड द वाटर्स थ्रू व्हिच द वेसल मस्ट पास. वैसे मिलिट्री कार्गो का है, अलाउड है. मिलिट्री कार्गो अगर बगैर परमिशन के ले जा रहे हो तो वो अनलॉफुल कार्गो हो गया. But military cargo can be lawful cargo provided it is loaded. जो local customs है, local regulations है, वो prohibit नहीं करते हैं. Similarly, if it can be discharged lawfully, तब वो lawful cargo है. Okay. ये मैंने आपको बता दिया कि cargo liability. Now, in time charter party में हम ध्यान रखो इस बात में. Time charter party में एक क्लॉज होता है जिसमें लिखा होता है द चार्टर शैल परफॉर्म ऑल लोडिंग हैंडलिंग कार्गो ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लोडिंग, स्टोइंग, ट्रिमिंग, लैशिंग, सिक्योरिंग, ये सब अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर. यहाँ पे मतलब है कि मास्टर हैज ओनली टू सुपरवाइज एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न, एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न. बस उसके अलावा मास्टर को सुपरवाइज नहीं करना है. अरे उतारो उतारो, आड़िया हवेस, ये करो वो करो, वो नहीं करना है.
ठीक है, अंडर द सुपरविजन। और सुपरविजन का मतलब हो गया कि सिर्फ क्या करना है, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। अब अगर आपने सुपरवाइज किया, कुछ डैमेज हो गया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये टाइम चार्टर पार्टी में लिखा रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चार्टर की। सुपरविजन, सेफ्टी, स्टेबिलिटी मास्टर का। आप अगर वो जो दो पार्टीज हैं, पार्टीज कौन है इसमें? इसमें पार्टीज हैं आपकी लेट्स से शिप ओनर है और चार्टर है, ये दो पार्टीज है। अगर वो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मास्टर की रहे, तो वो क्या लिख देंगे? अंडर द सुपरविजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब मास्टर की सुपरविजन भी होगा और मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। नॉर्मली ये लिखा नहीं रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर। ठीक है, अगर चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की रहे तो अंडर द सुपरविजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज सारा काम उनका है। ओके, ये क्लब मैंने बता दिया आपको कि कैसे कार्गो क्लेम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द शिप ओनर एंड चार्टर्स। नहीं, ये तुम्हारे उसमें आता है, ये तुम दोगे। तो उन्होंने कह दिया कि अनसीवर्दिनेस की वजह से कोई कार्गो लॉस और डैमेज होता है, या एरर इन द फॉल्ट और नेविगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ वेसल, मतलब कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग हो गई, तो क्या हो गया? एरर हो गई इन द फॉल्ट इन नेविगेशन, तो ग्राउंडिंग हो गई तो आपकी फॉल्ट है, तो उसके लिए 100% ओनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लोडिंग, डिस्चार्जिंग, स्टोरिंग, डैमेजिंग की वजह से कोई कार्गो लॉस और डैमेज होता है, 100% चार्टर्स देंगे। ओवर कैरेज मैंने बता दिया, शॉर्टेज हो गई, 50-50 दोनों। एनी अदर क्लेम्स 50-50। तो ऐसे जो क्लेम्स है कार्गो के, वो ओनर और चार्टर के बीच में ऐसे सेटल किए जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटर क्लब न्यू यॉर्क प्रोड्यूस एक्सचेंज अग्रीमेंट। इन शॉर्ट इसको कहते हैं इंटर क्लब अग्रीमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एरर इन द फॉल्ट और नेविगेशन ऑफ द वेसल, मैनेजमेंट ऑफ द वेसल, कोलिजन हो गया, एरर हो गई, तो 100% ओनर्स की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आपने हेग रूल्स पढ़े हैं? हेग रूल्स पढ़ा है सर आपको? पढ़ा है सर। वो जो आप बोल रहे हैं 100% ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर, जनरल एवरेज का केस बनेगा ना सर वो तो? नहीं सर, जनरल एवरेज नहीं होगा, जनरल एवरेज बाद में आएगा। जनरल एवरेज ऐसे नहीं आता है, ये तो तुम्हारा ग्राउंडिंग हुई है, कोलिजन हुआ है। ठीक है, अगर कार्गो रहेगा ऑन बोर्ड तो सर वो अगर ग्राउंडिंग या कोलिजन या कोई ऐसी चीज होगी तो सर उसमें जनरल एवरेज का केस नहीं बनेगा सर उस टाइम? नहीं ऐसे नहीं बनता सर, बता देते हैं आपको कैसे बनेगा। बट यहाँ पे ग्राउंडिंग हुई है, ठीक है, कार्गो डैमेज हुआ है, शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% शिप ओनर पे करेगा। लेकिन अगर आपको हेग रूल्स थोड़े से रिकॉल करोगे, हेग रूल्स में आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2 का जो बी पार्ट है, 2A 2B है, उसमें 17 एग्जेम्पशंस दिए गए हैं। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ वॉर, पेरिल्स ऑफ द सी, वॉर, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, राइट, 17 एग्जेम्पशंस दिए हैं। उसमें सबसे पहला एग्जेम्पशन जो दिया है, उसमें लिखा है हेग रूल्स में, दैट neither the carrier not the master owner shall be responsible for any loss or damage to the cargo by an act, fault, neglect of the master, mariner, pilot, servant or agent of the carrier in the navigation or management of the vessel. Hague rules में clearly लिखा हुआ है that the owner will not be responsible for any loss or damage to the cargo by an act, fault, neglect of the master, mariner,
pilot, agent, or servant of the carrier in the navigation or management of the vessel. Collision is a negligence in navigation. Grounding is negligence in navigation. और उसकी वजह से अगर कार्गो लॉस और डैमेज होता है तो शिप ओनर कहेगा कि भाई मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, बिकॉज हेग रूल्स में क्लियरली लिखा है। सो जिसका कार्गो डैमेज हुआ है वो चार्टर के पास नहीं जाएगा, वो ओनर के पास जाएगा। भाई ग्राउंडिंग हुई है, ग्राउंडिंग से मेरा कार्गो डैमेज हो गया है, आप मुझे कंपनसेशन दो। ओनर कहेगा मेरी जो चार्टर पार्टी है उसमें हेग रूल्स लिखे हैं या हेग विस्बी रूल्स लिखा है, और हेग विस्बी रूल्स को पढ़ो आप, उस पर लिखा है नेग्लिजेंस की वजह से मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो वो जा करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेगा। जहां तक आप सर एक नेग्लिजेंस क्लॉज भी था ना सर, कि अगर नेग्लिजेंस क्लॉज ऑलरेडी एडेड है तो फिर हाँ, अब ना वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एवरेज। ठीक है, आपने जनरल एवरेज की बात की। जनरल एवरेज होता क्या है? हाँ जी, जनरल एवरेज क्या समझते हैं आप जनरल एवरेज से? सर अगर जनरल एवरेज का केस होगा तो सर जितना भी कार्गो ऑन बोर्ड होगा, जितने कार्गो ओनर होंगे प्लस जो शिप ओनर है, सारे मिलके पैसे देंगे सर, जितना भी नुकसान हुआ होगा सर, इन केस ऑफ कोलिजन, इन केस ऑफ ग्राउंडिंग और इंजन फेलियर और कुछ भी हुआ जिससे हमारा जो रूट है उससे डेविएट कर गए होंगे। अच्छा, कॉमन मैरीटाइम एडवेंचर डिस्टर्ब होता है, देन जनरल एवरेज कम्स इन प्रैक्टिस। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका मैं वो करता हूँ। जनरल एवरेज की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको। देयर इज अ जनरल एवरेज एक्ट व्हेन एंड ओनली व्हेन an extraordinary sacrifice or expenditure, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, extraordinary sacrifice or expenditure has been reasonably and intentionally been made or incurred। सैक्रिफाइस को आप मेक करते हो, एक्सपेंडिचर आप इनकर करते हो। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैक्रिफाइस हैज बीन मेड और एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड रीजनेबली एंड इंटेंशनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेरिल अ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन अ कॉमन मैरीटाइम एडवेंचर। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। सो इट हैज टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस या एक्सपेंडिचर रीजनेबली एंड इंटेंशनली। क्यों किया आपने ये? बिकॉज देयर वॉज अ पेरिल। तो जानबूझ के आपने इंटेंशनली आपने सैक्रिफाइस कर दिया। कितना किया? उतना ही किया जितना जरूरी था। क्यों किया? क्योंकि पेरिल था। उससे क्या हुआ? ये जो कॉमन मैरीटाइम एडवेंचर है ये बच गया। सो जनरल एवरेज के लिए ये चार चीजें होना जरूरी है, और ये सब सैक्रिफाइस करने के बाद यू शुड बी एबल टू सेव दैट एडवेंचर। जहाज को बचाना है आपको। सब सैक्रिफाइस करने के बाद अगर आपका जहाज नहीं बचा तो देन देयर इज नो जनरल एवरेज, देन इट बिकम्स टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस। ओके, नाउ जनरल एवरेज का ये तो मैंने आपको बताया डेफिनेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है that what has, sorry, चलो इसको काट देता हूं, what has been sacrificed for the benefit
of all must be compensated by the contribution of all. So of all मतलब जो सैक्रिफाइस आपने किया है सबके बेनिफिट के लिए, that has to be compensated by the contribution of all. ये इसका प्रिंसिपल है. सो लेट्स से दो जहाज कोलाइड कर गए, ठीक है, या ग्राउंडिंग हो गई, जो भी कुछ भी समझो. पानी अंदर आ रहा है शिप के अंदर, और जहाज जो होल हुआ है वो पानी के नीचे हुआ है. अब वो होल को पानी के ऊपर लाना है, तो आपने जिस साइड होल हुआ है उस साइड का कार्गो डिस्चार्ज कर दिया. मतलब आपने लिस्ट क्रिएट कर दी. लेट्स से पोर्ट साइड से पानी अंदर आ रहा है, तो आपने क्या किया, पोर्ट साइड का जो होल है उसको पानी के ऊपर ले आए. और ऊपर लाने के लिए ऑब्वियसली आपने लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो जहां ऊपर आएगा. तो आपने पोर्ट साइड का कुछ कार्गो जेटिसन कर दिया, ठीक है, फेंक दिया आपने. मतलब आपने इंटेंशनली फेंका है. ओके, कितना फेंका? उतना ही फेंका जितना नेसेसरी था होल को ऊपर लाने के लिए. किसका फेंका आपको नहीं मालूम, आपने बस सैक्रिफाइस किया है. समझो मेरा ही है, वो सारा का सारा कार्गो मेरा ही है जो आपने फेंका. राइट, नॉट नोइंग कि ये मेरा है, किसका है, दो लोग का है, एक लोग का है, ये आपने बस फेंक दिया, सैक्रिफाइस कर दिया. क्यों किया? क्योंकि डेंजर था, नहीं तो पानी अंदर आते रहता, जहाज डूब जाता, पूरा कार्गो लॉस हो जाता, शिप कार्गो सब एवरीथिंग गॉन. ठीक है. और बाकियों का जो एडवेंचर है वो आपने प्रोटेक्ट कर लिया. आपने शिप को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने दूसरों का कार्गो बचा लिया, आपने इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बचा लिए, पीएनआई के, सबके आपने बचा लिए. सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपने किया. सो क्योंकि मेरा कार्गो फेंका गया है, तो आप लोग जिनका कार्गो बचा है वो सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स माय लॉस. समझो मेरा कार्गो 100% है, 100% में से 60% फेंक दिया, 40% कार्गो मेरा बचा है. तो वो जो मेरा 40% बचा है मेरा, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा अपने जनरल एवरेज के लिए, उस जनरल एवरेज के लिए. तो मेरा भी है, मेरा 40% तो बच गया ना, आप लोग का पूरा बच गया, मेरा 40% बचा है, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा. जितना मेरा बच गया है उस हिसाब से मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा. अब ये कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? ये जनरल एवरेज एडजस्टर्स होते हैं, वो करते हैं. इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सो जनरल एवरेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको अगर मैं लेमन टर्म में आपको बताऊं, नॉर्मल लेमन टर्म में, समझो फॉर एग्जांपल आजकल हम लोग जाते हैं ना, आज का नया सिस्टम शुरू हो गया है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने पीने के लिए, और हम वी गो डच, एवरीबॉडी पेज फॉर इट. मतलब सब लोगों ने खाया पिया, सब उसके बाद जो बिल आया सब लोगों ने उसको शेयर कर रहे हैं. 10 लोग, 10,000 का बिल आया, 10 लोग बैठे थे, सब लोगों ने 1,000 रुपये दे दिए. ये तो सिंपल है. बट उसमें कोई बंदा कहता है यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैंने तो ये कुछ नहीं खाया, मटन चिकन तुम लोग खा रहे हो, और मैं तो टी टोटलर हूँ, उसने बियर पी, उसने एक्सपेंसिव विस्की पी, मैं तो साला अपना जूस पी रहा हूँ, मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूँ इतना? मेरा कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए. जिसने ज़्यादा खाया वो मोटा है, उसने ज़्यादा खाया, उसने ज़्यादा दारू पी, जिसने ज़्यादा खाया वो ज़्यादा पे, जिसने नॉनवेज खाया वो और ज़्यादा. मैं तो यार वेजिटेरियन हूँ, दारू शारू कुछ नहीं पी, मैं क्यों 1,000 कंट्रीब्यूशन करूँ? ऐसे ही दूसरा बंदा कहेगा मैंने 2 रोटी खाई और उसने 6 खाई, मैंने दाल खाई, उसने 2 बार मटन लिया, मैंने 1 ही बार लिया. देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा. राइट. तो एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द लॉस ऑफ दैट पर्सन
according to the value of the cargo which has been saved. जिसका कम सेव हुआ है वो कम, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इस पर. और तब आता है कि आपने डिक्लेयर क्या किया है बिल ऑफ लेडिंग में. आप जानते हैं हेग रूल्स में क्लियरली लिखा है कि मिस डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्यूरेटली एंड करेक्टली डिस्क्राइब द गुड्स एट द टाइम ऑफ शिपमेंट. ठीक है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर वो मिस डिक्लेयर करता है तो देन ही हैज लायबल फॉर फुल, पूरे के पूरे नुकसान का वो लायबल है. एक मिनट में आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास है तो. हाँ, यस है मेरे पास. ठीक है, सो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना. अगर उसने कम डिक्लेयर किया कार्गो और पता चला उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो ही विल कंपनसेट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल वैल्यू. डिक्लेयर कम किया उसने कि भाई मेरा कार्गो जो है उसकी वैल्यू खाली $1000 है, और एक्चुअली में जब इन्वेस्टिगेशन हुए उस टाइम में पता चला इसके तो $20,000 की है, तो ही विल कंपनसेट अकॉर्डिंग टू $20,000. और अगर उसने डिक्लेयर किया $1,000 और उसी के कार्गो को जेटिसन कर दिया गया, तो उसको मिलेगा 1000, क्योंकि तुमने डिक्लेयर 1000 किया. लेकिन उसको अगर कंपनसेट करना पड़ेगा तो ही विल कंपनसेट अकॉर्डिंग टू द हायर वैल्यू. ओके, सो ये स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? हाँ जी गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है सर. ओके, सो ये हेग रूल्स हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो शिप ओनर, ये इसी में क्वेश्चन आता है आपका कि जो शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आर्टिकल 3 पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 में है. जो शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आर्टिकल 3 पैराग्राफ 5 एंड 6 में. जो इम्यूनिटीज में आपको बोल रहा था अभी, जो मैंने आपको बताया 17 एग्जेम्पशंस हैं आर्टिकल 4 पैराग्राफ 2 ए और बी, ये मैं आपको दिखाता हूं. अभी इसमें आएंगे, अभी हम इम्यूनिटीज में. ये है इम्यूनिटीज. इम्यूनिटीज मीन्स अगर इन कारणों की वजह से जो यहाँ लिखे हैं, if there is loss or damage to the cargo, the ship owner will not pay anything. So neither the carrier nor the ship shall be liable for loss or damage to the cargo resulting from act, neglect, fault, default of the master, mariner, pilot, servant, agent in the navigation or management of the vessel. Article 2 paragraph 2 का A पार्ट. वैसे यहाँ पे और भी है, एक्ट ऑफ गॉड, फायर, ये 17 जो है एग्जेम्पशंस आपको दे रखे. ठीक है, सो अब ये रूल्स हर एक चार्टर पार्टी में कोई ना कोई रूल्स लगने ज़रूरी है, मैंडेटरी है. अब सर मैं आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं इतना वो करने का, सारा कुछ करने का, तो मैं आप खाली ब्रॉड जो जैसे जैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ. ठीक है, तो हर एक पार्टी में, हर एक चार्टर पार्टी में मैंडेटरी है रूल्स लगना. ये जो रूल्स हैं, हेग रूल्स, हेग बिस्बी रूल्स, दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट कहती है कि रूल्स हर एक कोई ना कोई चार्टर पार्टी में, जो भी चार्टर पार्टी बन रही है, चाहे बिल ऑफ लीडिंग है, चाहे कार्गो कैसी जा रहा है, कोई ना कोई रूल्स लगने ज़रूरी है. और नॉर्मली किस कंट्री के लगेंगे वो क्लॉज पैरामाउंट होता है चार्टर पार्टी में. उस पर लिखा रहेगा कि इस चार्टर पार्टी में कौन से रूल्स लगे हैं. हेग रूल्स लगे हैं, हेग बिस्बी, हैम्बर्ग रूल्स, रॉटरडैम रूल्स, क्या लगे वो सब उस पर लिखा रहेगा. लेकिन रूल्स लगने ज़रूरी हैं. नॉर्मली उस कंट्री के रूल्स लगते हैं जहाँ से शिपमेंट हो रहा है. इंडिया से कार्गो जा रहा है
लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, चार्टर पार्टी में लिखना भूल गए कौन से रूल्स लग रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जहां से शिपमेंट हो रही है वहां के रूल्स लग जाएंगे। इंडिया से जा रहा है, इंडिया के रूल्स लग जाएंगे। कार्गो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, चार्टर पार्टी में लिखा है कि जो शिपर है और शिप ओनर है उन्होंने एग्री कर लिया है कि भाई इंडिया के रूल्स नहीं लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लगा देते हैं। तो चार्टर पार्टी में लिख देंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज है इसमें ऑस्ट्रेलियन रूल्स लगेंगे। ठीक है, कानून क्या कहता है, कोई ना कोई रूल्स लगने जरूर है। तो तुमने ऑस्ट्रेलिया के लगा दिए, ऑस्ट्रेलियन कॉग्सा। अगर नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट उस कंट्री के लग जाएंगे जहां से शिपमेंट हो रही है। अरे यार क्या क्या कराऊं, तुम कुछ आप पूछ लो यार जो आपको पूछना है अभी। टाइम चार्टर पार्टी, वॉयज चार्टर पार्टी, वैसे तो बहुत कुछ है। अब पता नहीं आपका क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मेरे को तो खाली रिवाइज करने को बोला था, चार्टर पार्टीज एंड बिल्स ऑफ लीडिंग। एक चीज़ चलो और दिखा देता हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपका एक क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है, ये रिटन्स में भी है, ओरल्स में भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट इज अ जेनरिक टर्म used for all contracts for the carriage of ships cargo by sea. So charter party और बिल ऑफ लीडिंग, ये दो तरीके हैं जिससे कार्गो शिप किया जाता है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। अब फर्क क्या है, फीचर्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट तब होता है व्हेन इट इज फॉर वॉयज चार्टर्स। फर्स्ट थिंग, ये वॉयज चार्टर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर टाइम चार्टर्स। कार्गो विच आर यूजुअली कैरिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, तो पहले तो ये हो गया आपका वॉयज चार्टर। दूसरा है कार्गो जो इसमें यूजुअली जाता है वो बल्क कार्गो होता है, बल्क सॉलिड्स हो गए या बल्क लिक्विड्स हो गए। तीसरा, जो फ्रेट कैलकुलेट करते हैं वो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे वॉयज चार्टर में, so many dollars per ton या so many dollars per barrel। चौथा, इसमें जो लोडिंग डिस्चार्जिंग कॉस्ट होती है, कौन पे करेगा लोडिंग के लिए, कौन डिस्चार्जिंग के लिए पे करेगा, वो भी वॉयज चार्टर पार्टी की तरफ होती है। ठीक है। पांचवा, इसमें अगर कोई डिले होती है सेलिंग में तो वो शिप ओनर की होती है। ये इसके सेलेंट फीचर्स है। तो डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज? इस पर सिर्फ एक मेजर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट, इसमें शिप का नाम नहीं होता है, ये एक मेन फीचर है, शिप्स नेम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट जब कर रहे हैं तो उसमें जहाज का नाम नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज कर रहे हैं तो शिप्स का नाम होगा। बस नेम ऑफ द शिप इज इंपॉर्टेंट। ये COA है, नो शिप नेम। कार्गो लेके जा रहा है, लेकिन कौन सा जहाज लेके जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट पे नहीं लिखा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज में लिखा है कि कौन सा जहाज करेगा और शिप ओनर को वही जहाज देना है। एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे 2 मिनट का, फिर आपको क्वेश्चन पूछते तो पूछ लेना। ये समझो 5 लाख टन कार्गो है, इसको
ये लोड पोर्ट है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है। कार्गो आपका है, जहाज मेरा है। आपने मुझसे कहा कि ये मेरा 5 लाख टन जो कार्गो है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है। कौन सा जहाज ले जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन क्या है कि कार्गो शिफ्ट करना है 5 लाख टन यहाँ से यहाँ, या 15 लाख टन या 5 लाख टन, जो भी कर लो। ये एक जहाज तो लेके नहीं जाएगा। तो मेरे पास 3 जहाज है, ए बी सी। मैंने शिप ए को बोला तुम कार्गो ले जाओ। ये शिप ए 20,000 टन का है। तो शिप ए लेके गया कार्गो 20,000 टन, डिस्चार्ज किया, वापस आया, फिर 20,000 टन ले गया, फिर वापस आया, फिर वापस जा रहा है और जहाज डूब गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। मेरे पास 3 जहाज है, 3 में से मैंने एक जहाज को इस पर डाल दिया। ये जहाज डूब जाता है, टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस हो जाता है। तो मेरा जहाज है, तो मुझे आपको दूसरा जहाज देना पड़ेगा। मेरे को दूसरा जहाज लाना पड़ेगा टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? 15 लाख टन कार्गो यहां से वहां ले जाना है। कौन सा जहाज ले जाएगा ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, तो ये टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस हो गया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं दूसरा जहाज डाल दूं। मेरे पास दूसरा जहाज है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे किसी और का चार्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आपके साथ जो अग्रीमेंट है वो 5 लाख टन का है या 15 लाख टन का है। कौन से जहाज है उससे मतलब नहीं। सेकेंड सिनेरियो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज है। मैंने आपसे कहा कि मैं ये 15 लाख टन आपका कार्गो लेके जाऊंगा और मेरा जहाज XYZ जो 35,000 टन का है ये लेके जाएगा। तो हमने जहाज का नाम डाल दिया। अब ये जहाज कार्गो लेके जाता है 30,000 35,000 व्हाटएवर, वापस आया, फिर लेके गया, वापस आया, फिर लेके गया, वापस आया, फिर गया, और समझो ये टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस हो गया। 3-4 ट्रिप या 5 ट्रिप लगाने के बाद ये टोटल कंस्ट्रक्टिव लॉस हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मेरा और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको दूसरा जहाज देने की। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेसल। वेसल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, वेसल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। जैसे आप लोग जहाज पे जाते हो तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उस पर जहाज का नाम होता है। ओनर ने जहाज बेच दिया तो आपकी जो कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी, आपको घर भेज देती है या आपको दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर देगी। जब दूसरे जहाज में जाओगे तो दूसरे जहाज का नाम आ जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विद द न्यू शिप। सो दिस इज द वन एंड ओनली डिफरेंस between a contract of affreightment and a contract of carriage. Contract of affreightment is based on the volume of cargo to be transported. कौन जहाज लेके जाएगा कोई मतलब नहीं। Whereas contract of carriage is based on the name of the vessel. जहाज है तो कॉन्ट्रैक्ट है, जहाज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। शिप ओनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दूसरा जहाज प्रोवाइड करने के। ओके गाइस, चलो विल क्लोज हियर। एनी क्वेश्चंस? कल भी लेट हो गए थे। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके जी, चलो ब्रेक ले लो और शाम को देखते हैं ये फाल कन्वेंशन